नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स मई और जून 2 महीने का एक साथ कवर करेंगे और लगभग 80 फैक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा हो जाए। समीक्षा अधिकारी की इस साल यानी 2022 में वैकेंसी आना जो है लगभग तय है और कुछ अधियाचन जो है आयोग को प्राप्त भी हो चुके हैं। मैंने इससे पहले जो उसकी तैयारी के लिए पूरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारी बातें आपको बता रखी हैं। अगर आप जो है अभी से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी की तैयारी अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसका दिसंबर लास्ट में पेपर संभावित है, हो सकता है, तो जैसा कि आयोग के द्वारा संकेत भी दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है अगर अभी से तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो निश्चित रूप से जो है आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से सफलता की ओर जो है बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको एक साथ जो है कराई जाती है और अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स का केवल जो है तैयारी कर सकते हैं, बाद में आप जो है मेंस की तैयारी कर सकें। वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस को अलग अलग ना समझकर एक साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो हमारे इस कोर्स में जो है ऐप के माध्यम से आपको सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनकी PDF में नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको जो है अलग से गाइडेंस भी जो है जब रिक्वायर्ड होता है तो दिया जाता है। बाकी जब मेंस का जो है हम प्री के बाद जो है स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो वहाँ पर जो है आपको एक ग्रुप के माध्यम से जो है नियमित रूप से गाइडलाइन दी जाती है। तो अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जो है ROARO फाउंडेशन कोर्स या ROARO कोर्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको जो है रिप्लाई में सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप जो है चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जिसके लिए आप बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग्स में जो है बात भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहली हमारी जो है आज की जो है अपडेट है, रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनेगा। अभी आपने सुना होगा कि अमृत सरोवर एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें पूरे देश में 75 संसदीय क्षेत्रों में 75 जो है अमृत सरोवर बनाने की योजना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने की लिए आह्वान किया है। तो इसमें जो सबसे पहला सरोवर अमृत सरोवर बनेगा वो कौन सा बनेगा? रामपुर में। चूंकि ये उत्तर प्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए जो है ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मनाया क्यों जा रहा है, 75 का ही लक्ष्य क्यों रखा गया? क्योंकि इस समय भारत आज़ादी का 75वां जो है वर्ष मना रहा है और उसी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है ये अमृत सरोवर जो है की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से जल संरक्षण भी होगा और वहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वो एक दर्शनीय स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में हर जिले में विकसित हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल अस्पताल जो लखनऊ का है, इसमें 400 बेड बढ़ेंगे और इसमें एक OPD भवन नया बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो है अब अगर जब ये 400 बेड यहाँ पर बढ़ जाएंगे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में, तो ये सर्वाधिक बेड वाला अस्पताल हो जाएगा। बस इसलिए ये जो है ये न्यूज़ या ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ। तो ये 400 बेड बढ़ेंगे और 400 बेड बढ़ने से कुल 800 बेड हो जाएंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बड़ा अस्पताल ये हो जाएगा बेड के मामले में। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। देश के 5 शहरों में ODOP शोरूम खोले जाएंगे। ODOP योजना के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की योजना है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें हर जिले के एक उत्पाद को विशिष्ट रूप से जो है प्रमोट किया जाता है। तो चूंकि अब इस योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो इसकी जो है देश में भी मांग बढ़ने लगी है। तो देश के 5 शहरों में इसके स्पेशल शोरूम खोले जाएंगे और ये 5 महानगर देश में कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुंबई के नवी मुंबई स्थित उत्तर प्रदेश भवन में, कोलकाता के गरियाहाट स्थित दक्षिणायन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो एग्जैक्ट प्लेस की आपको ज़रूरत नहीं याद रखने की, आप केवल महानगरों के नाम याद रखिए। नवी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुजरात के नर्मदा तट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर ये ओडीओपी शोरूम खोले जाएंगे, जिससे यूपी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोशन मिल सके, प्रमोट हो सकें वो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 102 शहरों में स्मार्ट सड़कें व पार्किंग बनाई जाएगी। ये जो है जो योजना है उसके अंतर्गत जो है, तो राज्य सरकार प्रदेश के 102 शहरों यानी पालिका परिषद और नगर पंचायतों में, यहाँ पर शहरों का मतलब जिले से मत लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 ही जिले हैं, यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इनमें केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये कार्य होगा। 5 वर्षों में 220 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में जितने भी मठ और मंदिर हैं इनको अब जो है टैक्स फ्री यानी कर से मुक्त कर दिया गया है। ये घोषणा जो है की गई थी। अब मठ मंदिरों को केवल प्रतीकात्मक टैक्स ही देना पड़ेगा, सिंबॉलिक टैक्स होगा, यानी कि वो एक्चुअल टैक्स नहीं होगा। इसके साथ ही मंदिरों का बकाया टैक्स और माफ़ करने का भी निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करेगा। तो काफ़ी समय से जो इसकी प्रक्रिया चल रही थी, बिड्स दिए गए थे, निविदाएं जारी की गई थी, अब ये जो है पक्का हो गया है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है बनाएगा। और ये 27 माह में एयरपोर्ट का निर्माण का काम पूरा होगा, जिसमें टर्मिनल, बिल्डिंग, रनवे, सड़क, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि शामिल होंगे। और एक जो सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको अलग से याद रखनी है फैक्ट के रूप में, यह भारत का पहला जीरो कार्बन इमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में अकेले 27% निवेश आया है। अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट रखा गया था। तो इसमें जो है गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा है, क्योंकि एक एडवांस सिटी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है 1000 करोड़ से अधिक निवेश वाले जिलों में 57% जो निवेश है वो गौतम बुद्ध नगर में है। तो दूसरे स्थान पर मध्यांचल का लखनऊ और तीसरे नंबर पे पूरब का गोरखपुर है। तो ये 3 जो है ऐसे शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। लखनऊ में 4.4 हजार करोड़, गोरखपुर में 2.8 हजार करोड़ और गाजियाबाद में 2.1 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट में इसको दर्शाया गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सर्वाधिक आपको गौतम बुद्ध नगर में निवेश आया, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर गोरखपुर, चौथे नंबर पर गाजियाबाद। धनराशि भी दी है, कितनी परियोजनाओं के लिए ये निवेश स्वीकृत हुआ है ये आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। 5 जिलों में यूपी में हवाई सेवाएं जो है जल्द ही शुरू की जाएंगी। तो ये 5 जिले कौन से हैं बस इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश का नागरिक उड्डयन विभाग आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र और अलीगढ़ में निर्मित हवाई पट्टी को जल्द ही विकसित करके हवाई सेवा शुरू करेगा। और प्रदेश में इस समय 17 हवाई पट्टियां हैं। हवाई पट्टी जो है एयरपोर्ट से अलग होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। इतनी सुविधा अवश्य होती है कि वहाँ हवाई जहाज़ वहाँ से टेक ऑफ भी कर सके और लैंड भी कर सके। तो इसमें जो है 17 हवाई पट्टी में चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र व अलीगढ़ जो है, इनके अलावा ये 5 तो हैं ही हैं जिनको अब विकसित नया किया जा रहा है। इसके अलावा झांसी, इटावा, कानपुर देहात,
अकबरपुर, गाजीपुर, मेरठ, सुल्तानपुर, कुशीनगर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी व मुरादाबाद जो है ज़िले शामिल हैं। और अयोध्या में जो हवाई पट्टी है इसका जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैंक्शन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगस्त से एयर एम्बुलेंस का मतलब हवाई एम्बुलेंस, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस की सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती हैं। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगस्त से एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए भोज पर पहले हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इससे एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य लोगों को भी आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट किया जा सकेगा, उन तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सभी गांवों को अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना पहले से चल रही थी, लेकिन अब ये जो है इसका विस्तार हो गया है। तो प्रदेश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में जितने भी, आप जानते हैं हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय बना है, तो उनको मिनी सचिवालय का नाम भी दिया जाता है। तो सभी ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। वहाँ के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर सहित 15 जिलों में फूड फॉरेस्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। अब ये फूड फॉरेस्ट क्या जो है पहल है, तो योगी सरकार में फूड फॉरेस्ट के जरिए हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की जा रही है। इसके लिए सरकार ने अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों को चिन्हित किया है, जिनमें फूड फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। फूड फॉरेस्ट में संबंधित क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कितने हैं यूपी में? यूपी में जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो इनके अनुसार पौधों का चयन किया जाएगा, यानी उस क्षेत्र में कौन से पौधे लगाने हैं उस क्लाइमेट जोन के हिसाब से, एग्रो क्लाइमेट जोन के हिसाब से वहाँ पर शुरू किया जाएगा। अभी 15 फूड पार्क कहाँ कहाँ बनने हैं ये आपके पास जिलों की लिस्ट दी हुई है, जिसको आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग लगाने को अब निवेशकों का पूर्वांचल की ओर रुझान बढ़ रहा है। अभी जो है इन्वेस्टर समिट जो हुआ था वहाँ से ये चीज़ निकल के आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद निवेशक अब सबसे ज़्यादा रुझान पूर्वांचल में ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पर एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इस तरह से जो है अब चूंकि कनेक्टिविटी वहाँ पर अच्छी हो रही, तो वहाँ पर जो है उद्योग में जो है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण से लेकर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगने वाले हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसको हम इन्वेस्टर समिट भी कहते हैं, में जिन निवेश प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई उनमें 12% यानी 290 जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है ये पूर्वांचल के लिए हैं। इसके माध्यम से 9,617 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अभी तक जो है पशुओं के सौदागृह नहीं हुआ करते थे, यानी पशुओं की जो डेड बॉडी है उनको जलाने के लिए कोई स्पेशल जो है सौदागृह नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जो है नई पहल की गई है, इसमें 3 महीने में प्रदेश का पहला पशु सौदागृह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सौदागृह कहाँ बनेगा? काशी में, यानी वाराणसी से इसकी शुरुआत होगी। और बाकी जो है ये जो पशु सौदागृह संयंत्र होगा पूरी तरह से बिजली व गैस पर आधारित होगा, जिससे इससे प्रदूषण भी ना हो और जल्दी से जो है जो है उसका दाह किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। श्री रामायण यात्रा जो है फेमस है और ये लखनऊ से पहली बार नेपाल के जनकपुर जाएगी। तो इसका पूरा हम सिस्टम समझते हैं। पहली बार श्री रामायण यात्रा पर निकल रही भारत और गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर नेपाल के जनकपुर पहुंचाएगी। बिहार के जयनगर से जनकपुर तक बड़ी लाइन की सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों वाली यह पहली ट्रेन होगी। 21 जून को यह ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से
चलनी थी, चल चुकी है और रामायण सर्किट पर यह ट्रेन प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम स्थलों के दर्शन कराएगी और ये जो है ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के हर जिले में अब महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, बच्चों के प्रति उत्पीड़न है, तो उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की इकाई जो है स्थापित हो रही है। और इनके जो प्रमुख कार्य क्या हैं, ये महिलाओं के अधिकारों का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों तथा महिलाओं के लिए कार्य करने वाले बाल संगठनों से ये कोऑर्डिनेशन करके करेंगे। प्रताड़ित महिलाओं को तत्परता से उचित सहायता उपलब्ध करवाएंगे। महिला एवं बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सामाजिक चेतना विकसित करेंगे और जनपद स्तर पर चिकित्सकीय, न्यायिक और हर तरह की आर्थिक मदद भी इनको जो है पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। IIT कानपुर में जो है एक अनोखी स्मार्ट वॉच डेवलप की है। तो IIT कानपुर ने किनके लिए की है? दृष्टिबाधिकों के लिए, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक अनोखी स्मार्ट वॉच बनाई है। और ये जो है कंपन, वाइब्रेशन के आधार से जो है, वो वाइब्रेशन के आधार पे चलेगी और ये सही समय जो है ब्लाइंड लोगों को बताएगी। इसकी मदद से पहनने वाले को अपनी हृदय गति और ऑक्सीजन का स्तर भी पता चलेगा, क्योंकि ये शरीर के वाइब्रेशन, हमारे ही शरीर के वाइब्रेशन से जो है चलेगी। इसमें स्टेप काउंट को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर का भी उपयोग किया गया है। तो जिस तरह से फिटनेस वॉच आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी सारी है, बहुत सारे लोग हम लोग हमसे यूज़ भी करते हैं, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी एक तरह से ये फिटनेस वाली वॉच है और उनको समय भी पता चल जाएगा। उसमें जो है वॉइस से जो है समय पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MSME इकाइयाँ जो है 48,766 लोगों को रोजगार देंगी। ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये भी जो है जो थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, उसी से जो है ये निकल के आया है। तो इसमें जो है 3,586 करोड़ रुपए के होने वाले निवेश से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME जिनको हम कहते हैं, इनकी 865 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। इससे 48,766 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सबसे ज़्यादा 283 SME इकाइयाँ मेरठ में स्थापित की जाएंगी। सबसे ज़्यादा वहाँ के लिए प्रस्ताव आया है, जिससे 702 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 13,985 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो ये कार्य जो है शुरू भी हो गया है और 4G तकनीक के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसमें आप जो है पहले से जिस तरह से आप मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, उसी तरह से आप अपने मीटर को भी रिचार्ज करके पहले से ही रख लेंगे और जितना आपको बिजली का आपका उपभोग हो उससे अनुमान से करा लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर फिर आप जो है उसको रिचार्ज कर सकेंगे। तो जो बिल जमा करने की या पोस्टपेड व्यवस्था थी, उससे जो है छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने 33 करोड़ से अधिक टीकाकरण का जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया। शुरू से ही उत्तर प्रदेश जो है टीकाकरण के मामले में भारत में पहले नंबर पे चल रहा था, तो लगातार जो है वो आगे ही बढ़ रहा है। 33 करोड़, उसके बाद 34 करोड़, 35 करोड़, इस तरह से लगातार जो है इसमें वृद्धि होती जा रही। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। लेकिन आपको ये डेटा याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वोलाटाइल है। ये आप देखेंगे हर महीने जो है 33 करोड़ से 34 करोड़ हो गया, 35 करोड़ हो गया, तो ये जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यूपी जो है पहले नंबर पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई-विधान सिस्टम का लोकार्पण किया गया, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो कामकाज है वह पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत या हम कह सकते हैं डिजिटलाइज हो गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई-विधान सिस्टम का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाते हुए वन नेशन वन एप्लीकेशन के भाव के साथ विधानसभा में ई-विधान प्रणाली को लागू कर दिया गया है।
ई कैबिनेट और ई बजट के बाद अब पूरी विधानसभा पेपरलेस हो गई, यानी उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभा हर मामले में अब पेपरलेस हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक होंगी ग्राम पंचायतें। तो संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कॉप ही कहेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत उत्तर प्रदेश 2022 का आयोजन लखनऊ में हाल ही में किया गया। ये कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को आयोजित हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब कोई नई पहल होती है पहली बार तो निश्चित रूप से उससे प्रश्न संभावित हो जाता है। तो सम्मेलन में ग्राम पंचायतों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया, जागरूक किया गया, और गांव में कौन से उपाय किए जाएं जिससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। और सरकार ग्राम पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के क्या काम होंगे? तो ये बहुत सारे काम हैं, थोड़े से मोटी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया जाएगा पंचायत में, सौर ऊर्जा के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, मौसम की निगरानी, मृदा संरक्षण, ग्रीन बेल्ट का विकास। ये सभी प्रदेश के 27 जिले जो है कौन से संवेदनशील हैं, उनकी एक लिस्ट है। तो ये संवेदनशील जिलों, इन 27 जिलों में न्यूनतम एक ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता कम थी, यानी वहाँ पर जो है प्रदूषण इत्यादि की समस्या ज़्यादा रहती है। तो इनको पहले 27 जो है जिलों की इन पंचायतों को स्मार्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बागपत की शूटर हैं युविका व सागर भारती। ये जो है दोनों लोग जो है भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। चूँकि यूपी से हैं, बागपत जिले से हैं, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रदेश के बागपत जिले के आरिकपुर खेड़ी गांव की युविका तोमर और खेड़ा अटाना गांव के सागर डोंगी को 2 से 9 जुलाई तक चांगवान विश्व कप के लिए टीम में चुन लिया गया है। 19 साल के दोनों सीटर 10 मीटर एयर पिस्टल के अलावा मिश्रित स्पर्धा में एक साथ खेलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का समग्र विकास किया जाएगा। तो जिस तरह से आकांक्षी जिलों को लेके योजना चल रही है केंद्र सरकार की, और उत्तर प्रदेश में भी कितने आकांक्षी जिले हैं, नीति आयोग के 8 जिले हैं। तो इसी तर्ज पर जो है अब 100 विकास खंडों को, 100 ब्लॉक्स को यूपी गवर्नमेंट ने चुना है। तो ये 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का कायाकल्प किया जाएगा। इनमें विशिष्ट रूप से विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न मानकों पर समग्र विकास के प्रयास किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हर जिले में पर्यटन संस्कृति विकास परिषद की स्थापना होगी। तो ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक लक्ष्य रखा है 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यानी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को उत्तर प्रदेश को 2024-25 तक। तो इसके लिए जो है पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यटन के लिए क्या होना चाहिए कि हर जिले में पर्यटन को अलग से उभारने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए जो है पर्यटन संस्कृति विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। यूडायस डाटा एंट्री में जनपद बनारस उत्तर प्रदेश में अव्वल है। जो लोग बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विभाग से जुड़े हुए हैं या जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि यूडायस जो है एक जो है डिजिटलीकरण है सूचनाओं का। इसमें इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडायस। तो इसमें जो है जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय और जो है उससे संबंधित परिषदीय विद्यालय, तो उनकी डाटा एंट्री का कार्य चल रहा था, जिसमें बनारस जो है या वाराणसी जो है प्रथम स्थान पे आया है। इसके पूर्व नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष 176% प्रगति के साथ जिला टॉप पर आया है। और ऑपरेशन कायाकल्प भी जो है प्राथमिक विद्यालयों के
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित था, उसमें भी ये पहले नंबर पे आया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 27,000 और गांवों में लागू होगी स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना जो है भूलेख के अपडेशन और सभी को जो है उनकी ज़मीन का जो है आधुनिकीकरण अभिलेख सिस्टम में जो है सभी की एंट्री करना, जिससे सभी जिनके पास भी ज़मीन है उनके पास एक जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कि ये ज़मीन उन्हीं की है। एक स्वामित्व योजना चल रही थी। तो गांव में संपत्तियों से जुड़े विवादों और झगड़ों की गुंजाइश को बिल्कुल ख़त्म करने की दिशा में बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 27,490 और राजस्व गाँव में स्वामित्व योजना लागू करने का निर्णय लिया है। पहले जो है कम जो है जगहों पर शुरू की गई थी, अभी इतनी जो है राजस्व ग्राम और बढ़ा दिए गए हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि ये ड्रोन के जरिए हवाई सर्वेक्षण कराने के लिए राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी गई, यानी जो खेत है, ज़मीन है, उसका जो है ड्रोन के जरिए जो है हवाई सर्वेक्षण करके जो है उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। टॉप 100 रिसर्च प्रोडक्ट में कानपुर की प्री साइंस इंसिलिको आई हुई है। तो देश के टॉप 100 रिसर्च प्रोडक्ट में कानपुर की प्री साइंस इंसिलिको को भी शामिल कर लिया गया है। ये सूची दुनिया का प्रमुख डाटाबेस कंपनी अमेरिका के क्रंच बेस व सेमरस ने जारी की है। तो देश के जो टॉप 100 में शामिल प्री साइंस इंसिलिको है आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह व डॉक्टर सुदीप रॉय की कंपनी है, जिसने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से हवा की रिसर्च को 14 साल के बजाय 8 साल में पूरा किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे कृषि हो, बाकी जो है पुलिस के द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है, ट्रैफिक विभाग के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ड्रोन के लिए एक विशिष्टता केंद्र, एक जो है एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए जो है करार हुआ है, MOU हुआ है। 16 मई 2022 को ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु भारतीय कौशल विकास परिषद और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के साथ जो है करार किया है। इसमें केंद्र में ड्रोन पायलट और संचालन प्रशिक्षण, ड्रोन डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण और ऐप का विकास, ड्रोन डिजाइन और निर्माण सहित ड्रोन परीक्षण और मरम्मत के लिए खंड होंगे। यानी ड्रोन की यहाँ ट्रेनिंग भी होगी, ड्रोन के लिए ऐप विकसित होगा, ड्रोन का जो डेटा है उसका जो है एनालिसिस होगी सब, और ड्रोन की मरम्मत का भी, मेंटेनेंस का भी होगा। तो यहाँ पर सब कुछ होगा और कंपनी ने जो है ये करार किया है। आगे बढ़ते हैं। ODOP योजना आप जानते ही हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, उसी की तर्ज पे एक जिला एक उपज, यानी हर जिले की एक कृषि उपज को विशिष्ट रूप से प्रमोट किया जाएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति दिलाई जाएगी, जिससे वहाँ पर जो है उस उपज का पूरे देश में जो है निर्यात किया जा सके और उसकी जो है कॉमर्शियल वैल्यू को जो है भुनाया जा सके। तो प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पे एक विशेष उपज एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि वो एग्जाम्पल क्या है, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल होता है, ये कैसा है, कृषि उत्पाद है। उसी तरह से मुजफ्फरनगर का गुड़ है। तो इस तरह के जो विशिष्ट उत्पाद हैं कृषि पर आधारित, उनको प्रमोट किया जाएगा। और राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पृथक बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रैंकिंग जारी हुई है और इस स्टार्टअप रैंकिंग को जारी किसने किया है? इजराइल के संगठन ब्लिंक के द्वारा ये जारी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप के मामले में गाजियाबाद फर्स्ट आया। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ है। तीसरे नंबर पे कानपुर है और वाराणसी जो है चौथे नंबर पे है। इस कंपनी ने क्या किया है? दुनिया के 100 देशों के 1000 शहरों में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है
दक्षिण एशिया में उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों ने जगह बनाई है, यानी दक्षिण एशिया की रैंकिंग में ये 4 जिले जो है आए हैं शीर्ष में। आगे बढ़ते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसको एक ट्रांजिट हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए किसी बड़ी एयरलाइन से समझौता होगा। ट्रांजिट हब होता क्या है, तो इसके बनने से अगर ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाता है तो एयरपोर्ट में फ़्लाइट का आना जाना अधिक हो जाएगा। जब अधिक फ़्लाइट आएंगी तो रोजगार के अधिक अवसर और व्यापार भी बढ़ेंगे। ट्रांजिट का मतलब ही है कि कहीं से कोई फ़्लाइट आ रही है, यहाँ पर रुकती है, अपना सामान उतारती है, 1-2 दिन रुकती है, फिर यहाँ से लोड करके फिर कहीं जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर इनको एक अलग से फैसिलिटी दी जाएगी कि वो ट्रांजिट वाला समय यहाँ पर बिता सके। यात्री सुविधाएं, सामान प्रबंधन और इमिग्रेशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट में लाउंज से सीधे विमान तक पहुँचा जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 30 लाख कारोबारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल के द्वारा छोटे कारोबारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के लिए जीएसटी पंजीकरण में छूट दिए जाने का लाभ प्रदेश के 30 लाख से अधिक ओडीओपी कारोबारियों को होगा। प्रदेश के 30 लाख कर्मचारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। कर्मचारी नहीं, सॉरी, कारोबारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जीएसटी पंजीकरण ना होने के चलते जिन कारोबारियों को ई-कॉमर्स पर पंजीकृत दूसरे कारोबारियों की मदद लेनी पड़ती थी, अब ये सीधे अपने उत्पादन को ऑनलाइन बेच सकेंगे। जीएसटी काउंसिल का ये फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा और पिछले वित्तीय वर्ष में ओडीओपी कारोबारियों ने अमेज़ॉन से 12,000 करोड़ और फ्लिपकार्ट के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिक अगर जो है उत्तर प्रदेश का नाम को रोशन करने वाला कोई कार्य करते हैं तो उनको 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। और ये जो है उत्तर प्रदेश को ख्याति दिलाने वाले कोई भी महानुभाव होंगे उनको 11 लाख रुपए स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो जनवरी में होता है। आगे बढ़ते हैं। रामलीला मैदानों की दीवारों पर उकेरे जाएंगे म्यूरल्स। तो ये म्यूरल्स क्या होते हैं? ये जो है एक तरह की चित्रकारी होती है। तो राज्य के संस्कृति विभाग की देखरेख में प्रदेश के चित्रकार व मूर्तिकार रामलीला मैदानों की चहारदीवारी यानी बाउंड्री वाल जो है वहाँ पर चित्रांकन करेंगे और म्यूरल्स बनाएंगे। इस तरह अन्य प्रमुख मंदिरों, पवित्र पीठों के इर्द गिर्द चहारदीवारी बनेगी तथा उनकी दीवारों पर चित्र और म्यूरल्स बनाए जाएंगे। ये चित्र व म्यूरल्स स्थान की ऐतिहासिकता और उससे जुड़े धार्मिक प्रसंगों पर आधारित होंगे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में पहला एयरक्राफ्ट सर्विस सेंटर बनेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी एयरक्राफ्ट सर्विस सेंटर नहीं है, तो कहाँ बनेगा? बस यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है कि नोएडा में प्रदेश का पहला एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग या सर्विस सेंटर बनेगा, जहाँ पर पूरी ओवरहालिंग, मरम्मत बनाने का जो है प्रबंध होगा। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में 4 डाटा केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। पहले ये प्रपोज हुआ था, अब जो है इसकी विधिवत मंजूरी मिल गई है कैबिनेट के द्वारा। तो प्रदेश सरकार ने नोएडा में 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। नीति के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। इसमें लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। G7 समिट में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वहाँ पर एक खास बात रही कि उन्होंने अन्य राष्ट्राध्यक्षों को जो गिफ्ट दिया वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ओडीओपी योजना से संबंधित थे। तो इसलिए जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा 2-4 को हम लोग जान लेते हैं।
यूएस प्रेसिडेंट को उन्होंने काशी की गुलाबी मीनाकारी भेंट की। जापान के प्रधानमंत्री को आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी जो है का गिफ्ट दिया। ब्रिटेन के पीएम को बुलंदशहर के प्लेटिनम हैंड पेंटेड टी सेट, ये टी सेट कुछ इस तरह के हैं अगर आप देख पा रहे हो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट को जरदोजी बॉक्स में कन्नौज का इत्र भेंट किया। तो ये आपके सामने लिस्ट है, इसको आप पढ़ लीजिए जो है। तो ये एक अच्छी पहल है, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो ओडीओपी योजना है, उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी के बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं पहले से ही, अब उनको जो है कॉपी पेन पेंसिल के लिए भी पैसा सरकार देगी, यानी स्टेशनरी के लिए भी उनको सरकार पैसा देगी डीबीटी के माध्यम से। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है और इसका लाभ जो है लगभग 1.25 करोड़ बच्चों को उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 58,000 बीसी सखी, बीसी सखी क्या होती है? ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होता है जिसको हम बीसी कहते हैं। ये बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देती हैं। तो बीसी सखियां जो है हैंडलूम से बनी साड़ियां इनको दी जाएंगी। कैसे? यूनिफॉर्म के रूप में। और ये कितनी है? 58,000 हैं। इन साड़ियों की डिजाइनिंग का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली को दिया गया है। राज्य सरकार हैंडलूम बुनकरों से ये साड़ियाँ खरीदेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बुनकर हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा और उनसे ही ये साड़ियाँ खरीदी जाएंगी। और इससे नारी सशक्तिकरण के महिलाओं को सशक्त बनाने और उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। बीसी सखी क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मौजूदा ग्राम पंचायत के लिए 21 मई 2020 को 58,000 बीसी सखियों का चयन किया था या इनको शामिल करने की घोषणा की थी। तो ये जो है बीसी सखी के बारे में है। ये बैंकिंग को प्रमोट करती हैं गांव में। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आम महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? बस यही आपको याद रखना है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में मनाया गया 4 से 7 जुलाई तक। और इसका मुख्य उद्देश्य था क्योंकि आम का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, बहुत सारी वैरायटीज़ उत्तर प्रदेश में पैदा होती हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया गया था। इस जुलाई और अगस्त में जो वृक्षारोपण चलता है, वृक्षारोपण माह के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण का लक्ष्य कितना रखा है? 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन विभाग को, पर्यावरण और वन विभाग को 14 करोड़ और बाकी 25 विभागों को 21 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया है। अभी आगे एक रिकॉर्ड भी बना है वृक्षारोपण को लेके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आने वाला है वो। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में और इसके लिए एक अभियान चलाया गया जिसको नाम दिया गया है रेस। रेस का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। रिडक्शन अवेयरनेस सर्कुलर सोल्यूशन एंड मॉस इंगेजमेंट, यानी रेस। तो इसको जो है याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ये है आपका रेस, रिडक्शन अवेयरनेस सर्कुलर एंड मास इंगेजमेंट। तो RACE ये जो है रेस हो गया। 29 जून से 3 जुलाई तक ये बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक हैं, तो इसके लिए जो है इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ONDC से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। तो दोस्तों जहाँ पर इस तरह के शब्द आ जाए, सबसे पहला, सबसे पहली बार हो रहा है कोई चीज़, तो वो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रदेश के जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के दिशा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम ONDC कह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर odopmart.com को जोड़ा जाएगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ONDC, इसी पर odopmart.com जो है इसके साथ जो है जोड़ दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के जो ODOP के कारीगर हैं उनको एक ग्लोबल जो है पहचान मिलेगी, एक ग्लोबल उनकी रीच हो जाएगी। और इसके बाद पोर्टल पर पंजीकृत सभी कारीगरों के उत्पाद उन सभी ई-कॉमर्स व वेबसाइट्स व ऐप पर जो है प्रदर्शित होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 तक सभी ग्रामीणों को घरौनी दे दी जाएगी। जिस तरह से खतौनी होती है, जो खसरा खतौनी होती है वो आपके कृषि भूमि का जो है एक अभिलेख होता है ऑथेंटिक, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आपका घर है तो उसके लिए कोई रजिस्ट्री तो वहाँ सिस्टम होता नहीं था, लेकिन इस सब चीज़ों को लेके बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, इसलिए घरौनी शुरू की गई है और इसको नाम दिया गया है ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेखन घरौनी। तो 11 स्वामित्व योजना के अंतर्गत ही है ये। 11 लाख ग्रामीण परिवारों को ये लक्ष्य बनाया गया है कि अक्टूबर 2023 तक ये घरौनी प्रदान कर दी जाएंगी। इसके पहले 23.47 लाख परिवारों को घरौनी दी जा चुकी है। अब अक्टूबर 2023 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को यानी 100% कवरेज हो जाएगा। और घरौनी के वितरण के मामले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ये भी फैक्ट जो है स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कृषि भूमि 6 लाख हेक्टेयर बढ़ी, ये अच्छी खबर है। और प्रदेश के किसानों को इस खरीफ सत्र में 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि मिली है। पिछले 3 साल से लगातार 90 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोई जा रही थी, जबकि इस बार खरीफ का यह रकबा बढ़कर 96 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो पहली बार राज्य में सभी खरीफ फसलों का कुल रकबा 96,03,000 हेक्टेयर किया गया। पिछले 3 खरीफ सत्रों में कुल 90 लाख हेक्टेयर ही खरीफ फसलों का उत्पादन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है पूरा विवरण कि कब कब जो है कितनी जो है कृषि योग्य भूमि थी किस सीजन के अंतर्गत और कितना बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रयागराज में 2 और प्रतापगढ़ में 4 ई-लर्निंग पार्क बनाए जाएंगे। तो ये ई-लर्निंग पार्क क्या है इसको आप समझ लीजिए। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार 120 ई-लर्निंग पार्क बनाएगी। इनकी स्थापना ग्रामीण अंचल के राजकीय महाविद्यालयों में की जाएगी। ये पार्क उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को भी बढ़ावा देंगे। इसके तहत प्रयागराज में 2 जबकि प्रतापगढ़ में 4 ई-लर्निंग पार्क बनेंगे। अब ये पार्क में विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वाईफाई की सुविधाएं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है मछुआरों को एक तरह की सब्सिडी दी जा रही है। नाव खरीदने पर उनको 40% की सब्सिडी दी जाएगी। तो बस इतना याद रख लीजिए आप, जो है बहुत है 40% सब्सिडी अगर कोई मछुआरा जो है होगा। और मछुआ समुदाय में 17 उपजातियां हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और इससे जो है क्या होगा, जो मत्स्य उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होगी, प्रोत्साहन मिलेगा इनको जो है। आकाशीय बिजली गिरने से जनधन की हानि को रोकने के लिए योगी सरकार जो है काम कर रही है। इसके लिए जो है सरकार के द्वारा एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाएगा कि आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया जाए। इसको टाला तो नहीं जा सकता क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन समय रहते सटीक पूर्वानुमान से इससे होने वाली जन धन पशुओं की हानि को कम किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगला, और इसके बारे में पूरी जो है कार्य योजना दी हुई है कि किस तरह से जो है इसके बारे में कार्य योजना बनाई जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगर कोई आपदा से प्रभावित हो जाता है तो उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है और इसमें कौन सा देश मदद करेगा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंगापुर को याद रखिएगा,
स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सिंगापुर जो है मदद करेगा, और वाटर मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी योजना में भी ये प्रदेश का साझेदार बनेगा। यही नहीं, सिंगापुर जल्द ही आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पार्टनर देश भी बनेगा। जिस तरह से अभी नेशनल इन्वेस्टर समिट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहा गया थर्ड, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक इंटरनेशनल या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन करने जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई, जल्दी पता चल जाएगी। तो उसमें जो है सिंगापुर जो है फर्स्ट पार्टनर बनेगा, और अयोध्या में 8500 परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सिंगापुर की एक संस्था काम भी कर रही है। ODOP की सक्सेस से एक जिला एक उपज कार्यक्रम आपने भी ये देखा, उसी तरह से एक जिला एक गंतव्य, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, एक जिला एक गंतव्य। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल है। यानी हर जिले में हम पर्यटन की दृष्टि से एक विशेष जो है पर्यटन के स्थल को प्रमोट करेंगे। तो इससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में। और वन विभाग द्वारा भी इसके लिए 9 इको टूरिज्म सर्किट्स की पहचान कर ली गई है। ये 9 इको टूरिज्म सर्किट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो है 56 जिलों में इको टूरिज्म के लिए स्थल का चयन अभी तक किया जा चुका है। तो इसकी विधिवत लॉन्चिंग जो है जल्दी ही हो जाएगी। GBC यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे जो है खेती बाड़ी यानी कृषि क्षेत्र के लिए भी जो है काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से डेयरी पशुपालन क्षेत्र के लिए 482 व 208 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक्सटेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए 359 CHC और PSC बनाए जाएंगे। CHC आप जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और PSC क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले तो अभी तक 943 CHC हैं और 3649 PSC हैं। इसका मानक भी होता है 2011 की जो जनगणना, उसके अनुसार प्रदेश में 1552 CHC होनी चाहिए और 5177 PHC होनी चाहिए। तो उसी को कवर करने के लिए ये किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक जो है सर्वे सामने आया है, एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सब महिलाएं जो ज़मीन की मालिक हैं वो सबसे ज़्यादा हैं देश में। यानी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा जो है ज़मीन की मालिक महिलाएं कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हीं के नाम से ज़मीनें हैं, क्योंकि रजिस्ट्री में भी उसको छूट मिलती है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश महिलाओं को ज़मीन का मालिकाना हक देने में महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों से आगे है। पिछले सर्वे के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को हक देने की दर 17% बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 46% महिलाओं के हाथ में अपना मोबाइल है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक 51% महिलाओं के पास है। तो ये भी अच्छा डेटा है, आपको याद रखना चाहिए कहीं एग्जाम्पल देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नागरिक सुविधाओं के लिए PMU का गठन होगा। PMU क्या है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो प्रदेश सरकार नागरिक सुविधाओं के लिए PMU स्थापित करेगी। नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, सड़क, सीवर, प्रकाश सुविधाएं, कूड़ा उठाने व जल निकासी जैसी सुविधाएं सुचारू रूप से प्राप्त होती रहें, उसके लिए ये PMU काम करेगी। इसके तहत 734 नगरीय निकायों के माध्यम से जन सुविधाओं के विकास पर प्रदेश सरकार की बड़ी धनराशि व्यय की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और सराहनीय निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में बारात घर बनाए जाएंगे, जिससे गरीब अमीर सभी के लिए जो है शादी करने के लिए सुविधा हो सके और उनको उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े जो है। उसके अलावा अंत्येष्टि स्थल भी बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, अंत्येष्टि स्थल
की बहुत कमी है। कई कई गाँव से बहुत बहुत दूरी पर जो है अंत्येष्टि स्थल है, उसके लिए स्पेशली जो है प्रबंध करके, गाड़ी बुक करके और अन्य तरीक़ों से जाना पड़ता है, जिसमें धन भी ज़्यादा व्यय होता है। तो एक सराहनीय पहल है कि अब हर ग्राम पंचायत में बारात घर भी बनेंगे और अंत्येष्टि स्थल बनेंगी। तो प्रदेश की सभी यानी 58,180 ग्राम पंचायतों में बारात घर व अंत्येष्टि स्थल बनेंगे। प्रत्येक बारात घर के लिए 30 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई है और अंत्येष्टि स्थल के लिए 24.36 लाख की लागत स्वीकृत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कुकरैल के जंगल में प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनेगी। तो यहाँ पर भी पहला शब्द आ गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कुकरैल कहाँ है? कुकरैल के जंगल कहाँ पर है? लखनऊ में है, गोमती नदी के किनारे। तो यहाँ पर प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनेगी, यानी यहाँ पर रात में भी पर्यटक जो है सफारी कर सकेंगे, वहाँ पर रात में जो है घूम के अपना जो है पर्यटन कर सकेंगे। और इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं सभी तरह की उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में 13 ओपन डे सफारी, यानी डे सफारी तो है भारत में, लेकिन अभी तक एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो इसलिए जो है ये देश की पहली नाइट सफारी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर के विज्ञानी ने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए नैनो फाइबर का डेवलपमेंट किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ऐसा नैनो फाइबर तैयार किया है जो मिट्टी में छिड़कने पर उसके अंदर जो भी तत्वों की कमी होगी, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनकी कमी को पूरा कर देगा। और उर्वरक जैसे उर्वरक जो है तत्वों की मात्रा बढ़ाता है मिट्टी में, उसी तरह से ये काम करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई भी फसल को केमिकल युक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये काम नैनो फाइबर से हो जाएगा। कबीर चौरा में संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का लोकार्पण हुआ। कबीर चौरा कहाँ है? मगहर में है। मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है, जिसका पुराना नाम खलीलाबाद था। तो ये जो है अभी राष्ट्रपति महोदय जो है उत्तर प्रदेश की विजिट पे आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का यहाँ पर लोकार्पण किया। तो मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना से कबीर के बीजक जो उनकी रचनाएं हैं, साखी आदि साहित्य पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। शोधार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ ही आवासीय सुविधा भी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। अमृत सरोवर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अमृत सरोवर जो योजना चल रही है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, तो एक तरफ तो जो है जल संरक्षण होगा, उससे पर्यटन बढ़ेगा और साथ में जो है ये 3.20 लाख लोगों को जीविका भी प्रदान करेगा, उनको आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। और इस आजीविका में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, किसानों और मछुआरों के परिवारों को वरीयता दी जाएगी। ये योजना आप जानते हैं संसदीय क्षेत्र में 75 सहित कुल 6000 सरोवर बनाए जाने हैं पूरे देश में। और राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनेंगे। तो ऐसे में कुल 1,16,378 अमृत सरोवर जो है बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का ही अपडेट है। गंगा नदी में डॉल्फिन पार्क बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बहती है, विशेषकर जो है मेरठ के हस्तिनापुर से लेके बिजनौर बैराज और नरौरा बैराज तक, यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। अब तक लगभग 40 डॉल्फिन हैं, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा चुका है, इनको बार बार देखा जा चुका है। तो इसीलिए मेरठ में प्रपोजल अभी रखा गया है कि गंगा डॉल्फिन पार्क बनेगा, जो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है? चित्रकूट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
चित्रकूट में एक सेंचुरी है जिसका आप लोग को नाम पता होगा, रानीपुर वन्यजीव विहार। इसी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए प्रपोजल राज्य सरकार ने पास कर दिया है और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनेगा। 630 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने जो है फैसला लिया है। तो इससे क्या होगा, दूषित जल से जो बीमारियां होती हैं उससे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए RO पेयजल योजना शुरू की जा रही, जिसके तहत प्रदेश के 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक यानी UF तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को अभी तक जो पुरस्कृत किया जाता था उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। तो हर साल देश की पंचायतों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के मानकों में अब कार्बन न्यूट्रल को भी जोड़ा जाएगा। जो जितना ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल होगी उनको उतना ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल पाई जाने वाली पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। इस बार जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के राष्ट्रीय पुरस्कारों में राशि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पूरे देश में, प्रदेश में भी मनाया गया। तो प्रदेश में एक तरह से एक रिकॉर्ड हुआ, 75,000 स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास कराया गया। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के 75,000 स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 5 करोड़ प्रदेशवासियों ने लगभग अपना सहयोग दिया। बाल वन व युवा वन के जरिए बच्चों और युवाओं को सरकार जोड़ने का काम करेगी। तो ये बाल वन और युवा वन क्या हैं? सरकार बाल वन व युवा वन के जरिए बच्चों को युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। इससे प्रत्येक जिले के बेसिक व माध्यमिक स्कूल में बाल वन बनाया जाएगा और उच्च व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में युवा वन बनाए जाएंगे। इसमें फलदार, छायादार और ऑर्नामेंटल यानी शोभाकारी जो पौधे होते हैं यानी फूल वाले पौधे, उनको लगाया जाएगा और बच्चों और युवाओं से लगवाए जाएंगे, जिससे उनकी इसमें रुचि बढ़े, प्रकृति के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े और प्रकृति संरक्षण में उनका योगदान भी बढ़े। प्रदेश में 30,000 स्मार्ट क्लासेज चलाए जाने का प्रस्ताव है। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। इस साथ ही 25,000 विद्यालयों में अगले वर्ष से स्मार्ट क्लासेज जो है चलना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश लीडर है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया उत्तर प्रदेश को। उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग की तरफ से जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम में गुजरात व कर्नाटक सबसे आगे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य लीडर की श्रेणी में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। खाद्य सुरक्षा में उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, यानी उड़ीसा जो है फूड सिक्योरिटी कानून को लागू करने में यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में उड़ीसा टॉप पर है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद भी अगर आपको देखना हो तो आंध्र प्रदेश जो है तीसरे नंबर पे आता है। तो आप ये क्रम याद रख सकते हैं। और अभी जो है 35,000 जो है जो वृक्षारोपण का लक्ष्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी जारी ही है क्योंकि 1.5 महीने का उसमें समय दिया गया है। लेकिन एक ही दिन में कार्यक्रम आयोजित करके 25.15 करोड़ पौधा रोपण का एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि एक दिन में लगभग 25 करोड़ पौधा रोपण का रिकॉर्ड बना है। ये लगातार तीसरे साल एक नया रिकॉर्ड बना, यानी हर साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये रिकॉर्ड कैसे बना है? ये कार्यक्रम जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ने चित्रकूट में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करके 35 करोड़ पौधारोपण जन आंदोलन 2022 का शुभारंभ किया गया था। उसी दिन जो है एक ही दिन में 25.2 करोड़ पौधे एक साथ पूरे प्रदेश में रोपे गए। आगे बढ़ते हैं। गंगा की गोद में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनेगा। तो यहाँ भी पहला शब्द है, इसलिए आप सतर्क रहिए और इस फैक्ट को नज़रअंदाज मत करिएगा। ये कहाँ बनने जा रहा है? रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट आप जानते हैं, घूमता हुआ रेस्टोरेंट। तो एक नदी में ही बनेगा, गंगा नदी में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? प्रयागराज में बन रहा है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो बहुत है। बाकी ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी के देशों से उत्तर प्रदेश अपना निर्यात जो है ये बढ़ाएगा। तो उत्तर प्रदेश भारत में 5वें सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अभी वर्तमान में अमेरिका व ब्रिटेन समेत उत्तर प्रदेश 10 देशों को अपना सामान निर्यात करता है। SMME विभाग के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो ने करीब 26 और देशों को चिन्हित किया है जहां निर्यात के लिहाज से राज्य की मौजूदगी कम है और उत्तर प्रदेश अपना निर्यात बढ़ाएगा। तो ये देश यहाँ पर दिए हुए हैं जो है, इन कंट्रीज़ में निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आम की खेती को और मजबूती से और प्रोत्साहित करने के लिए मैंगो मेगा क्लस्टर बनेंगे। उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ बनेगा? राजधानी में यानी लखनऊ में बनेगा मैंगो मेगा क्लस्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आम की खेती, ऑर्गेनिक खेती कैसे ली जाए, कैसे ज़्यादा फसल ली जाए, उसके बारे में पूरा जो है हॉर्टिकल्चर विज्ञान से संबंधित सब कुछ जो है यहाँ पर बताया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। आम की खेती का एक तरह से ये एक विशिष्ट केंद्र होगा। और 12 जुलाई से नोएडा में हस्तनिर्मित उत्पादों का बाजार शुरू होगा। इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 दिवसीय हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन होगा नोएडा में। यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत इसका आयोजन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। और इसमें भाग लेने वाले व्यवसायियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के कई सारे निर्णय हैं जो बहुत ही, जिसमें से सारे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर लेते हैं। जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क फेज़ 1 का पर्यटन विकास कराए जाने के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन की स्वीकृति मिल गई है। अब इससे कितना आएगा, कितना जो है निवेश आएगा, क्या क्या स्थापित होगा, सब यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो है एक नज़र आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कई सारी जो है प्रस्ताव और कई सारे जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ों को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पहले आओ पहले पाओ सोलर पंप पाओ, ये एक योजना है। PM कुसुम योजना आपने सुना होगा, जिसमें सोलर पंप जो है किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट में उपलब्ध कराया जाता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और ज़्यादा जो है सब्सिडी प्रदान करने के लिए इसको पहले आओ पहले सोलर पंप पाओ योजना शुरू की है, जिसमें ये योजना 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और जब तक इसमें लक्ष्य नहीं पूरा हो जाएगा तब तक ये चलती रहेगी। अब इस योजना का लाभ पाने के लिए कैसे पंजीकरण करना है और किसके लिए कितना धनराशि लगेगी, क्या लगेगा, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता जो है मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मई और जून 2022 का पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है उसको कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।